हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ अवैधानिक अंश आवंटन यानी इलीगल शेयर अलॉटमेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को अनियमित अंश आवंटन के बारे में, उसकी परिस्थितियाँ, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, कंप्लीट जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दिया था। और आज जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में, वो है अवैधानिक अंश आवंटन। तो इस पॉइंट को समझने के लिए लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको एक कंप्लीट जानकारी अवैधानिक अंश आवंटन के बारे में प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं अवैधानिक अंश आवंटन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अवैधानिक अंश आवंटन क्या होता है। दोस्तों, अवैधानिक को इंग्लिश में कहते हैं इलीगल, यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इलीगल अंश आवंटन किसे कहते हैं। तो हम समझते हैं ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसे कौन से संयोग हैं कि कंपनी द्वारा जब शेयर दे दिए जाएँ, ऐसी कौन सी संयोग या परिस्थितियाँ हैं कि कंपनी द्वारा शेयर दे दिए जाएँ तो वो शेयर इलीगल माने जाते हैं, यानी अवैधानिक कह जाते हैं। तो ए नंबर में आप देख रहे हो, सबसे पहला पॉइंट, अंश आवंटन निम्नलिखित संयोगों में अवैधानिक गिना जाएगा। यानी जितने भी नीचे पॉइंट्स हैं निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या गिना जाएगा, अवैधानिक। तो उसमें से पहला है अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच हुआ करार है। यानी जब अंश आवंटन किया जाता है तब अंशधारक और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे मैंने भी अगर LIC खरीदा हुआ है, मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाता हूँ। अगर मैंने LIC खरीदा हुआ है तो मेरे और LIC के बीच में एक करार हो गया है। कब तक? जब तक मेरे LIC के बॉन्ड पक नहीं जाते, मतलब LIC के बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाते। मेरी LIC की मैच्योरिटी जिस दिन पूरी हो जाती है, मुझे LIC से पैसे मिल जाते हैं, उस दिन वो करार ख़त्म हो जाते हैं। यानी अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच एक हुआ करार है। और ऐसा करार संपूर्ण करार तभी कहलाता है जब उसके आवश्यक तत्वों की उपस्थिति हो। मतलब नीचे ये जो तत्व हैं इसकी उपस्थिति होगी तो ऐसे जो करार हैं वो संपूर्ण करार माने जाएंगे। ऐसे आवश्यक तत्वों में यदि किसी की कमी हो जाए मतलब ये जो 4 पॉइंट हैं, ये जो आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, निवेदन, दरखास्त का स्वीकार, स्वीकृति की जानकारी और प्रतिफल, इन चारों पॉइंट में, इन चारों तत्वों में यदि किसी की भी कमी हो गई और यदि अंश आवंटन होता हो, यानी कंपनी की तरफ से अंश दे दिए जाते हों इनकी कमी में, तो ऐसे अंश अवैधानिक माने जाएंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं पहला पॉइंट, वो है निवेदन यानी दरखास्त। आवेदक अर्थात जो भविष्य में अंशधारक बनना चाहता है। आवेदक का मतलब हो जो कंपनी का शेयर खरीद कर अंशधारक बनना चाहता हो, उसे कंपनी के समक्ष, यानी कंपनी को अंश खरीदने के लिए निवेदन किया होना चाहिए। ऐसा निवेदन दरखास्त मानी जाती है। मतलब उसे अंश को खरीदने के लिए कंपनी के समक्ष, यानी कंपनी को वो एक एप्लीकेशन ही आवेदन करेगा कि श्रीमान मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए इच्छुक हूँ, तो इसे निवेदन या दरखास्त माना जाएगा। फिर दूसरा है दरखास्त को स्वीकार करना। दरखास्त को स्वीकार, यदि आवेदक ने निवेदन किया हो तो कंपनी द्वारा उसे स्वीकार किया होना चाहिए। कंपनी अस्वीकार कर देगी तो वो क्या हो गया, फिर भी आपको शेयर मिल गया, यानी कंपनी ने अस्वीकार किया और आपको कंपनी के द्वारा किसी ने शेयर दे दिया तो वो इलीगल हो जाएगा। यानी जो आपने शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया वो आवेदन कंपनी स्वीकार करनी चाहिए। और संचालक अंश आवंटन का ठहराव करते हैं तब दरखास्त की स्वीकृति कंपनी ने की, ऐसा माना जाएगा। यानी अंश आवंटन संबंधी संचालक की एक मीटिंग बैठेगी, उस मीटिंग में यानी उस सभा में चर्चा विचारणा होगी। चर्चा विचारणा में यदि ऐसा फाइनल होता है कि अंश आवंटन करना है तो उसे ही ठहराव कहते हैं। ठहराव के बारे में शायद मैंने आपको ऑनलाइन में बताया होगा, नहीं बताया तो फिर से समझा देता हूँ। जब भी सभा यानी मीटिंग के अंदर किसी भी मुद्दे पर चर्चा विचारणा की जाती हो और वो चर्चा विचारणा जब लास्ट में अंतिम निर्णय लिया जाता है यानी फाइनल हो जाता है, तो वही ठहराव कहलाता है। यानी एग्जाम्पल द्वारा समझें कि अगर किसी मुद्दे पर चर्चा विचारणा हो रही है
और वो चर्चा विचारणा फाइनल हो गई तो वो ठहराव हो गया। जैसे अगर मैं दोस्तों के साथ चर्चा विचारणा कर रहा हूँ कि मुझे कल गांव जाना है, जब तक मैं चर्चा विचारणा कर रहा हूँ तब तक प्रस्ताव है, और फाइनल हो गया कि मुझे गांव जाना ही है, निर्णय ले लिया गया, तो वो ठहराव बन जाता है। ठीक ऐसा इसमें भी होता है, यानी मीटिंग के अंदर जब कोई चीज़ फाइनल हो जाता है, अंतिम निर्णय ले लिया जाता है उसके ऊपर, तो वही ठहराव हो जाता है। यानी तो दरखास्त को स्वीकार तभी माना जाएगा जब संचालक अंश आवंटन का ठहराव करेंगे। ठीक है। और तीसरा है स्वीकृति की जानकारी, यानी कंपनी के आवेदक को अंश की स्वीकृति की जानकारी देनी चाहिए। मतलब कंपनी की तरफ से आवेदक को क्या जानकारी दी जाएगी कि आपके जो आवेदन है, दरखास्त है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। जब कंपनी आवेदन आवंटन पत्र भेजती है तब दरखास्त स्वीकृत हो गई है उसकी जानकारी दे दी, ऐसा माना जाता है। कंपनी जिस समय आवंटन पत्र देगी कि आपके जो निवेदन है, दरखास्त हो गए हैं, अब आपको आवंटन शेयर आवंटन कर दिए जाएंगे, तो कंपनी स्वीकृति की जानकारी उसी दौरान देती है। फिर 4 नंबर का है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब हम समझ लेते क्या होता है। कंपनी को आवंटन पत्र में मांगी रकम आवेदक चुकाता है, जिसे प्रतिफल चुकाया ऐसा माना जाता है। यानी प्रतिफल हो गया शेयर की रकम, प्रतिफल हो गया शेयर की रकम, यानी कंपनी को आवंटन पत्र में मांगी रकम आवेदक चुका दे तो प्रतिफल कहलाता है। मीन्स कंपनी ने 1 लाख रुपए मांगा था आवेदन के समय कि आप जब आपको शेयर दिया जाएगा, ये जब आप आवेदन करोगे तो 1 लाख दोगे, तो मैंने 1 लाख दे दिया तो हमारा प्रतिफल हो गया, तो ऐसा कंपनी मान लेगी। यानी ये 4 जो तत्व हैं इनकी उपस्थिति जरूरी है। ये जो आप 4 तत्व स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनकी उपस्थिति जरूरी, मतलब ये 4 चीज़ होने ही चाहिए। यदि इन चारों चीज़ों में किसी एक की कमी हो गई और फिर भी अंश दे दिए गए तो ऐसे अंश अवैधानिक यानी इलीगल माने जाएंगे। ये तो पहले के 4 पॉइंट थे। अब दूसरा है बी, नियमन पत्र के प्रावधानों के विरुद्ध, नियमन पत्र के प्रावधानों के विरुद्ध अंश आवंटन किया जाए तो ऐसा अंश आवंटन अवैधानिक माना जाएगा। मतलब नियमन पत्र में जो नियम है, जो प्रावधान है, उसके विरुद्ध यानी उसके खिलाफ यदि अंश दिया गया हो तो ऐसे अंश आवंटन अवैधानिक माने जाएंगे। तीसरा है संचालक व्यक्तिगत रूप से अंश आवंटन करे तो वह अवैधानिक माना जाएगा। यानी संचालक यानी मैनेजर, संचालक व्यक्तिगत यानी पर्सनल, अभी आगे हम पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। संचालक व्यक्तिगत रूप से अंश आवंटन नहीं कर सकते, यदि वो करते हैं तो वो अवैधानिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल द्वारा ही अंश आवंटन हो सकता है। मीन्स अंश आवंटन करने का अधिकार किसको है? संचालक मंडल को, संचालक को नहीं। देखिए दोस्तों, संचालक और संचालक मंडल में अंतर होता है। संचालक मतलब कोई एक व्यक्ति, और संचालक मंडल मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बहुत सारे डायरेक्टरों का समूह कहलाता है संचालक मंडल। तो संचालक मंडल के निर्णय के द्वारा ही अंश आवंटन किया सकते हैं। यानी आपको इस पॉइंट में याद रखना है कि संचालक व्यक्तिगत रूप से अंश आवंटन नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो अवैधानिक माना जाएगा। और डी है मान्य शेयर बाजार में कंपनी के अंशों का लिस्टिंग संबंधी आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाए और अंश आवंटन किया जाए तो अवैधानिक माना जाएगा। यानी शेयर बाजार में कंपनी के जो अंश होते हैं उसको लिस्टिंग कराना होता है, तो आपने लिस्टिंग संबंधी जो आवश्यक प्रावधान थे, जो नियम थे, उसका उल्लंघन किया और उल्लंघन करके अंश दे गए तो अवैधानिक माना जाएगा। और अब ये समय पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक समझना जरूरी है। अवैधानिक अंश आवंटन सिद्ध करने के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। मीन्स आपको जब आप अवैधानिक अंश आवंटन कंपनी की तरफ से किए गए हैं तो आपको किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन या किसी भी प्रकार का कदम कंपनी के लिए उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी अधिनियम या अन्य किसी कानून के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण, कंपनी अधिनियम या अन्य किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण प्राथमिक रूप से ही अंश आवंटन रद्द माना जाएगा, तब वैसा अंश स्वतः ही यानी अपने आप ही अवैधानिक मान लिया जाएगा। यानी इलीगल काम के लिए आपको कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती। वो यानी आपको इतना याद रखना है कि अंश अवैधानिक अंश आवंटन शुरुआत से ही रद्द माना जाता है, प्राथमिक रूप से ही रद्द माना जाता है। उसके लिए आपको कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि आपने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अनियमित अंश आवंटन में, कि अनियमित अंश आवंटन में क्या करना था, वैधानिक प्रथम सभा भरने के बाद 2 माह तक ही हमें एप्लीकेशन देना है। लेकिन इसमें कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, कोई आवेदन की जरूरत नहीं है, कोई समय में रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि अवैधानिक अंश आवंटन शुरू से ही क्या माने जाएंगे? रद्द माने जाते हैं। और इलीगल काम इलीगल ही होता है, इलीगल के लिए कोई प्रोसीजर की ज़रूरत
नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं अनियमित और अवैधानिक अंश आवंटन के बीच अंतर। अब हम इन दोनों के बीच अंतर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर अंतर क्या कह रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जितना पॉइंट पढ़ा है वही सब पॉइंट क्या है इसके अंदर दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड इरेगुलर सेल अलॉटमेंट, यानी अनियमित और अवैधानिक अंश आवंटन के बीच अंतर। अर्थ, दोनों का अर्थ पढ़ लेते हैं। अनियमित अंश आवंटन कंपनी कानून में नियमित अंश आवंटन संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके किया गया अंश आवंटन अनियमित अंश आवंटन कहलाता है। यानी कि अनियमित अंश आवंटन कंपनी कानून में जो नियमित अंश हैं, जैसे जो हमें कुछ नियम के पालन करके अंश देने थे, तो ऐसे संबंधी में आपने व्यवस्थाओं का यदि उल्लंघन करके अंश दिया गया हो तो अनियमित कहलाएगा। और अवैधानिक में भारतीय अनुबंध अधिनियम के अधीन कानूनी करार का या कंपनी कानून के अन्य वैधानिक व्यवस्थाओं का, यानी जो भी लीगल सिस्टम थे, लीगल नियम थे, तो ऐसे वैधानिक व्यवस्थाओं का जब पालन ही न किया जाए, यहाँ पर नियम तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। अनियमित अंश आवंटन में क्या होता है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अनियमित अंश आवंटन में नियम का उल्लंघन करके, यानी आप कानून तोड़कर, और यहाँ पर क्या है, कानून का पालन न करके जब आप अंश देते हो तो वो अवैधानिक कहलाता है। परिस्थिति, तो ये तो हमने जो पढ़ा वही सब दिया गया है। विज्ञापन पत्र के पंजीयन से पहले, न्यूनतम निर्गम भरने से पहले निर्धारित रकम न मिली हो और अंश आवंटन किया जाए तो ऐसा अंश आवंटन अनियमित कहलाएगा। मीन्स विज्ञापन पत्र आपने पंजीयन नहीं कराया, आपकी न्यूनतम भरपाई नहीं आई और फिर भी अंश दे दिया, तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में अंश अनियमित कहलाएंगे। और इसमें जो हम 4 पॉइंट पढ़े थे, क्या क्या, आवेदक के द्वारा आवेदन न किया गया हो, निवेदन स्वीकार न किया गया हो, कंपनी के द्वारा स्वीकृति जानकारी न दी हो, प्रतिफल का अभाव हो तो अवैधानिक अंश आवंटन माना जाएगा। मतलब ये जो हम 4 पॉइंट पढ़े थे यहाँ पर, ये निवेदन दरखास्त न किया हो, दरखास्त को कंपनी स्वीकार न किया हो, स्वीकृति जानकारी न की हो, प्रतिफल न प्राप्त हुआ हो, ऐसे संयोगों में जो अंश है वो क्या कहलाएंगे, अवैधानिक कहलाएंगे। प्रभाव क्या पड़ता है, तो अनियमित अंश आवंटन को अंश पाने वाला, चाहे जिसको अंश मिलता है वो व्यक्ति यदि चाहे तो उसे रद्द करा सकता है। इसके लिए निर्धारित समय मर्यादा में कार्रवाई करनी पड़ती है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। और इसमें है कि निरस्त कराने के लिए, यानी शेयर पाने वाले कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। क्यों? क्योंकि अवैधानिक अंश आवंटन शुरुआत से ही रद्द माने जाते हैं, प्रारंभ से ही रद्द माने जाते हैं, इसलिए इसमें कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कोई भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। सदस्यता पर प्रभाव क्या पड़ता है, जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसकी सदस्यता पर प्रभाव क्या पड़ता है। अनियमित अंश आवंटन निरस्त यानी रद्द किया जाए तब अंशधारक का नाम सदस्य पत्रक में से हटा दिया जाता है और सदस्यता का अंत आता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि शेयर मैंने खरीदा था और शेयर अनियमित थे, तो मैंने शेयर को क्या कराया, रद्द करा दिया, हमारे अंश जो आवंटन जो उसे रद्द करा दिया, तो ऐसे में सदस्य पत्रक से मेरा नाम काट दिया जाएगा और मेरी सदस्यता का अंत हो जाएगा। और अवैधानिक अंश आवंटन के संदर्भ में सदस्यता प्राप्त न होने से निरस्त होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि अवैधानिक अंश आवंटन क्या है, इलीगल चीज़ें हैं, तो ऐसे में आपका रजिस्टर के अंदर नाम होना, सदस्यता प्राप्त होगा ही नहीं, सदस्यता आपको मिलेगा ही नहीं, तो सदस्य पत्रक में से नाम कटने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जिम्मेदारी, अनियमित अंश आवंटन में जिम्मेदार अधिकारी, जो भी जिम्मेदार संचालक होंगे, वो कंपनी तथा अंशधारकों को नुकसान या क्षति को पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी पॉइंट ऊपर था कि अनियमित अंश आवंटन के लिए जो भी संचालक होंगे, उसके तहत कंपनी और अंशधारक को जो नुकसान होगा, उन नुकसानों की भरपाई संचालक स्वयं करेंगे। और अवैधानिक अंश आवंटन में करार हुआ ही नहीं माना जाता, इसलिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती, जितनी की नुकसान होगी उतनी भरपाई कंपनी या कंपनी के जो अधिकारी होंगे जिम्मेदार वो करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये भी वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे त्यागपत्र, रिनंसिएशन। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।